हेलो स्टूडेंट्स, आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु और अधातु चैप्टर के 11वां क्लास है, पार्ट 11। इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे खनिज क्या है, अयस्क क्या है, प्रमुख धातुओं के अयस्क कौन कौन से हैं और अयस्क से किस प्रकार से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां हम लोग विस्तार पूर्वक लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। फिर से देखिए, याद हो जाएगा कि पृथ्वी की परत में विद्यमान उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित हो, वैसे पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। आगे देखेंगे कि अयस्क क्या है, ओर्स क्या है। तो जिस खनिज में, अभी हम लोग खनिज पढ़े, तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में क्या हो, धातु विद्यमान हो। क्या विद्यमान हो? तो धातु विद्यमान हो। ध्यान रखिएगा कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसे कम खर्च पर एवं आसानी से धातु प्राप्त की जा सके, है ना, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। आइए, ये जो हम लोग धातु का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो भी है धातु, ये धातु हमें कहां से प्राप्त होता है? खान से प्राप्त होता है एज ए खनिज। और खनिज में भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होते हैं, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं तथा जिससे हम कम खर्च पर एवं आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, है ना, ओर्स कहते हैं। इसके बारे में और अभी जानकारी लेंगे। जरा सा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने लिखा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि जो भी अयस्क है वो खान से ही निकाला जाता है, पृथ्वी की परत से ही प्राप्त की जाती है। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी जो भी जमीन के अंदर से निकला, पृथ्वी की परत से प्राप्त हुआ, सब का सब अयस्क नहीं है, सबसे धातु प्राप्त नहीं होती है। कुछ अशुद्धियां भी निकलती है, कुछ जो अवांछनीय पदार्थ भी हैं जिसका जरूरत हमें नहीं है, ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आइए, कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्कों के विषय में जानेंगे। कारण ये हम लोग जो परीक्षा देंगे, मैट्रिक परीक्षा, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है और ऑब्जेक्टिव यहां से निश्चित रूप से रहेगा। और इसके बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे, प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, वहां भी इस तरह का प्रश्न, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए ये जो टेबल अभी हम बताने जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे और तैयार भी करना है। सिर्फ देख करके छोड़ने से काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए कि सोडियम का अयस्क क्या क्या है, याद हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए कि सोडियम का अयस्क बोरेक्स और चिली सॉल्ट पीटर है। यानी बोरेक्स और चिली सॉल्ट पीटर से ही क्या होता है? सोडियम प्राप्त किया जाता है। सोडियम का जो प्रमुख अयस्क है वो है बोरेक्स और चिली सॉल्ट पीटर। अब देखिए मैग्नीशियम का,
मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क डोलोमाइट है और मैग्नेसाइट है। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। क्योंकि डोलोमाइट और मैग्नेसाइट से ही क्या होता है? मैग्नीशियम धातु प्राप्त की जाती है। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का जो प्रमुख अयस्क है वो है क्या? जिप्सम है। जिप्सम से ही क्या होता है? कैल्शियम धातु प्राप्त की जाती है। कैल्शियम का अयस्क का क्या नाम है? जिप्सम। मैग्नीशियम के अयस्क का क्या नाम है? डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। सोडियम के अयस्क का क्या नाम है? तो बोरेक्स और चिली सॉल्ट पीटर। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही क्या होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। अब है कॉपर, तांबा, Cu, है ना? ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो कॉपर पायराइट्स और मैलेकाइट्स। यही कॉपर पायराइट्स और मैलेकाइट्स से तांबा प्राप्त किया जाता है, कॉपर प्राप्त किया जाता है, जिसका संकेत Cu होता है। जिंक ब्लेंड, जिंक जो है जस्ता धातु जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? जिंक से प्राप्त किया, जिंक ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है ना? हम एरो सब उधर लगा रहे हैं कि ये अयस्क से ही ये धातु प्राप्त की जाती है। अब आयरन, लोहा बहुत ही कॉमन धातु है, हर घर में हर काम में यूज आने वाला मेटल्स है, धातु है। तो आयरन या लोहा का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट है। और हेमेटाइट से ही लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा का जो निष्कर्षण होता है, लोहा जो हम लोगों को प्राप्त होता है वो हेमेटाइट अयस्क से ही प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो टेबल अभी हमने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है और आपको भी पूछेगा कि आयरन के अयस्क निम्न में से कौन है? 4 विकल्प दे देगा, बोरेक्स, जिप्सम, बॉक्साइट और हेमेटाइट। आपको अगर याद रहेगा, है ना, तो आंसर आप कर देंगे कि आयरन या लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण होता है, लोहा प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं कि ये जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अयस्कों से जो धातु प्राप्त की जाती है ये एक बृहद प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत धातु प्राप्त की जाती है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है। धातु के निष्कर्षण में कुछ शब्द है जिसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लोग उन शब्दों को परिभाषित करेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके विषय में जानेंगे कि क्या है। उसके बाद फिर हम लोग धातु के निष्कर्षण से संबंधित बातों की जानकारी लेंगे। सबसे पहला जो है, देखिए इसमें हमने लिखा कि धातु कर्म क्या है। अंग्रेजी में मेटलर्जी बोलते हैं कि मेटलर्जी क्या है, धातु कर्म क्या है। तो अयस्कों से, ध्यान दीजिएगा, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन, निष्कर्षण एवं उनके जो शोधन की प्रक्रिया है वो धातु कर्म कहलाती है। फिर से समझिए कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण यानी उससे निकालना, प्राप्त करना, और प्राप्त करने के बाद जो उसमें अशुद्धियां रह जाती है उस अशुद्धि को शोधन करना, शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन करना, करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाती है, मेटलर्जी कहलाता है। दूसरा है गैंग। क्या है? गैंग। तो पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में, जो पृथ्वी की परत से प्राप्त होती है, खान से जो हमें प्राप्त होती है, उसमें कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ, अनवांटेड मटेरियल्स, अनिच्छित पदार्थ होते हैं जिसकी इच्छा हमें नहीं है, बेकार पदार्थ भी होते हैं।
है ना, बेकार पदार्थ मिश्रित रहते हैं और उसी बेकार पदार्थ को अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जैसे जब हम जमीन से, पृथ्वी की परत से अयस्क जब निकालते हैं तो उसमें बालू, कंकड़, मिट्टी के टुकड़े ये सब होते हैं और ये सब क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। इसलिए हमने लिखा कि पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं, मिले रहते हैं और इसी अवांछनीय पदार्थ को गैंग कहते हैं, जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी के टुकड़े आदि। आइए अगला जो टॉपिक है वो है अयस्क का सांद्रण, ड्रेसिंग ऑफ द ओर। हमने क्या बताया कि अयस्क में विद्यमान, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों, अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है ना, कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को, अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है, ड्रेसिंग ऑफ द ओर कहलाता है। ये जानकारी के लिहाज से ये जो भी जिन भी शब्द का परिभाषित की जा रही है इनको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आइए अगला है निस्तापन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन, कि निस्तापन क्या है। तो अयस्कों को उच्च ताप पर, ध्यान दीजिएगा, क्या है, अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, एब्सेंस इन एयर, या अपर्याप्त आपूर्ति में, आपूर्ति करें लेकिन कम मात्रा में, उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाता है, निस्तापन कहलाती है। फिर से एक बार देखें कि अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाता है। अगला जो है वो है भर्जन, रोस्टिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, अभी हम लोग निस्तापन में क्या देखे, अपर्याप्त आपूर्ति या अनुपस्थित, एब्सेंस इन एयर। यहां पर बात हो रही है पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से, तेजी से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, रोस्टिंग कहलाता है। फिर से एक बार समझिए कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एयर कहिए, में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, रोस्टिंग कहलाता है। आगे है गालक। क्या है, गालक, फ्लक्स क्या है। गालक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क, अभी हम लोग ने देखा, ऑक्साइड में बदलता है, कैसे, वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में। निस्तापित या भर्जित, निस्तापन करने के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको निस्तापित अयस्क कहते हैं। भर्जन के फलस्वरूप जो अयस्क प्राप्त होता है उसको भर्जित अयस्क कहते हैं। एवं कोक के साथ मिलाने पर, यह कोक क्या है, कोयला, कोक क्या है, कोयला के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है ना।
ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान उपस्थित अगलनीय अपद्रव्य, जो गलने वाला नहीं होता है ना, वो दूर हो जाता है। ये सब सारा जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं ये धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित है ना, कि किस प्रकार से उसके अपद्रव्य को दूर किया जाता है और किस प्रकार से धातु से अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। आगे है कि धातुमल स्लैग क्या है? धातुमल या अंग्रेजी में कहते हैं स्लैग, द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों, अद्रवणशील यानी जो द्रव में परिवर्तित नहीं होने वाला अशुद्धि है, अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धि, के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, यानी उसको द्रव में लिक्विफाइड कर देता है, द्रव पदार्थ में परिवर्तित कर देता है ना, ऐसे पदार्थ को धातुमल कहते हैं, स्लैग कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं, स्लैग कहते हैं। अगला है प्रगलन। क्या है? प्रगलन, स्मेल्टिंग। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ, कोयला के साथ गर्म करके धातु में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, फेनोमेनन है ना, घटना है, वो प्रगलन कहलाती है। अब आइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी सीखा कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो निस्तापन प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। जबकि भर्जन में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या होता है कि भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें क्या अंतर देखें हम कि वायु की अनुपस्थिति में, एब्सेंस इन एयर, यहां है प्रेजेंट इन एयर, ये एक अंतर निस्तापन और भर्जन में है। दूसरा जो अंतर है कि यह जो निस्तापन की जो प्रक्रिया है वो कहां कहां कौन कौन से अयस्कों में प्रयुक्त की जाती है, तो ऑक्साइड अयस्क है एवं कार्बोनेट अयस्क है, ये अयस्क का टाइप है ना। तो निस्तापन की प्रक्रिया जो है वो किसमें किसमें प्रयुक्त होती है, तो ऑक्साइड अयस्क में और कार्बोनेट अयस्क में। जबकि भर्जन की प्रक्रिया जो प्रयुक्त होती है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होती है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए कि धातु कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, धातु कर्म के द्वारा क्या किया जाता है। तो धातु कर्म के द्वारा इसका जो उद्देश्य है वो है कि अयस्क से धातु प्राप्त करना। क्या किया जाता है, प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग इसलिए केमिस्ट्री में धातु कर्म को पढ़ते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो अयस्क जमीन के, पृथ्वी के परत से, खान से निकाला जाता है, उस अयस्क से क्या किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है। अब किन विधियों के द्वारा, कौन कौन सा विधि है जिसका कि उपयोग करके धातु प्राप्त किया जाता है, तो पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कहने का मतलब हुआ
कि जो जमीन से निकाला गया उसमें बहुत तरह के अशुद्धि विद्यमान होते हैं और उस अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो अशुद्धियों को दूर किया जाता है, अशुद्धियों को दूर करना है ना, या दूर किया जाता है। किसके अंतर्गत? अयस्क का सांद्रण के अंतर्गत, है ना। इसके बाद इससे जो है निष्कर्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। किसका? धातु का। धातु का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? धातु प्राप्त किया जाता है। निष्कर्षण ऐसे होगा। तो इस तरह से, है ना, क्या किया जाता है? धातु का निष्कर्षण हो गया। अब जो ये धातु प्राप्त हुआ, इस धातु में भी ये कहिए शुद्ध नहीं होता है, तब फिर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्धिकरण के जो फलस्वरूप धातु प्राप्त होते हैं वो 99% से भी अधिक, है ना, शुद्ध होता है। इसमें अशुद्धि नहीं के बराबर होता है ना। 99% से भी अधिक शुद्ध होता है, 100% शुद्ध नहीं होता है। और जब ये धातु प्राप्त होता है तो फिर इसका इस्तेमाल विभिन्न उपयोगों में किया जाता है ना। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने धातु कर्म से रिलेटेड बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सीखा। आप वीडियो को बार बार देखें, नोटबुक में नोट करें, है ना। अब आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि धातु जो आपके सिलेबस में है उसका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, उसके प्रमुख अयस्क कौन कौन हैं, उसका उपयोग क्या क्या है, इन सब सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।